कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं जा रही हो? कल जो मैंने सवाल किया, सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो तो। दूसरे दिन आनंद जी से यह सुनकर कि गुड्डा अब जा रही है, दिव्यांश ने रात में छत पर खड़ी गुड्डा के पास आकर खड़े होते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुन वह अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। दिव्यांश को दिखा तो सिर्फ उसके कंधे तक फैले हुए बाल। जी नहीं, हमें तो जाना ही था। हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा समय वहाँ का माहौल समझने में लगेगा, इसलिए पहले जा रहे हैं। वह दूसरी तरफ देखते हुए ही बोली। तुमसे कुछ कहूँ? अपने बाबा से शिकायत तो नहीं करोगी? दिव्य छत की रेलिंग से टिक अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कहिए, उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा। तुम 16 की, मैं 22 का, क्या इतना एज डिफरेंस एडजस्ट कर लोगी? क्या चाहते हैं आप? तुम्हारा इंतजार करना। मैं हाथ बांधे उसके उड़ते बालों को देख रहा था। क्यों? पहली बार लगा किसी के साथ आराम से जिंदगी बिताई जा सकती है। इन फैसलों के लिए हम छोटे हैं, मुझे तो नहीं लगा। फिर भी अगर तुम वक्त लेना चाहो, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तुम जितना वक्त चाहो, फिर इंतजार कीजिए हमारा। हक दे रही हो? नहीं, इजाजत दे रहे हैं हमारा इंतजार करने की। उसी अधिकार से अब अपना चेहरा दिखा दो। अब मुंह दिखाई अपने हक के साथ कीजिएगा। ये कहकर वह वहां से जाने लगी। दिव्यांश मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेर आसमान पर चांद को देखने लगा, जिस पर अभी तक गुड्डा की नजर थी। वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहे हैं। लोग कहते हैं बेहद खूबसूरत हैं हम। उसकी आवाज पर दिव्यांश पलटकर टेरिस के दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसे गुड्डा की पीठ दिखाई दे रही थी। फिर तो मैं अपने चांद का दीदार करने के लिए शिद्दत से इंतजार करूंगा। गुड्डा, यही है चित्रावती सिंह। हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं? तरुण ने यह कहते हुए उस व्हाइट बोर्ड पर मार्क किया, जिसे दिव्यांश अपने वर्तमान में लौट आया और मुस्कुरा दिया। दिस केस इज सॉल्व। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला और तेजी से वहां से चला गया। तान्या, तू एक बार फिर अच्छे से स्टेशन पर जाकर देख कर आ। आसपास सबसे पूछ भी लेना, अगर किसी ने दी को देखा हो तो। नताशा 2 दिनों से चित्रा को लेकर बहुत परेशान थी। यार नताशा, तेरे कहने पर मैं कल शाम से कई बार स्टेशन देखकर आ चुकी हूँ, पर मुझे वहाँ कोई भी लड़की ऐसी नहीं दिखी जैसा तूने बताया है। अगर बार बार गई तो कहीं तेरी अम्मा के आदमियों को शक न हो जाए। तान्या भी कम परेशान नहीं थी। तभी नताशा का फोन बजा, जिसे देखकर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिए। क्या हुआ? किसका फोन है? तान्या ने पूछा। यार तरुण, कुछ दिनों से उससे बिल्कुल बात नहीं हुई है। तो बात करना पागल। वह परेशान हो रहे होंगे। परेशान तो हो रहे होंगे, पर वह मेरी आवाज पर मेरी परेशानी भी समझ जाएंगे। और अगर वह पूछे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? वही कहना जो वजह है। शायद वह कोई हेल्प कर पाए। नहीं यार, मैं उन्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो बेवजह वह भी परेशान हो जाएंगे, और अभी अभी परेशान नहीं हो रहे होंगे जब तू उससे बात नहीं कर रही है। एटलीस्ट उनका कॉल तो ले ले। तान्या के कहने पर नताशा ने दोबारा बजते अपने फ़ोन को अटेंड कर अपने कानों से लगाया। कहाँ थी? कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? दूसरी तरफ से गुस्से से भरी तरुण की आवाज़ आई। सॉरी नताशा, कितनी बार कहा है जब मैं कॉल करूं अटेंड कर लिया करो। वैसे भी मेरे पास समय नहीं होता, और समय निकाल कर तुम्हें कॉल करूं तो। तरुण, आई एम सॉरी। अभी तक चित्रा के लिए परेशान नताशा को जैसे ही तरुण की नाराजगी भरी आवाज आई, उसकी आंखें भर आईं। नताशा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तबीयत तबीयत तो ठीक है ना? हे, क्या हुआ बताओगी? दूसरी तरफ तरुण परेशान हो गया। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी, और आपने कॉल किया भी तो नाराज हो रहे हैं। नाराज नहीं हो रहा नताशा। तुम कॉल नहीं उठाती तो डर लगता है। एक तो तुम अपने बारे में कुछ बताती नहीं, और अपनी कसम देकर मुझे अपने बारे में कुछ भी पता करने से रोक दिया है। अगर तुम्हारा कॉल नहीं लगता तो एक बेचैनी होने लगती है, पर तुम इसे नहीं समझती। आपको सच में लगता है कि मैं नहीं समझती? नताशा ने कहा तो दूसरी तरफ फोन को कान से लगाए तरुण चुप हो गया। मानती हूँ, उम्र का फासला है। आपकी तरह समझदार नहीं हूँ मैं, पर एहसास तो एक ही है। अगर आपका दिल मेरे लिए धड़कता है तो मेरा दिल भी आपके लिए ही धड़कता है। और रही बात डर की, अगर यही मैं कहूँ तो
आपको कभी खुद से फ़ोन नहीं लगा सकती। आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कुछ भी तो नहीं मालूम। फिर भी कभी सवाल नहीं किया आपसे। चंद मुलाकातों में आप पर विश्वास किया है, फिर भी आप कहते हैं मैं नहीं समझती। नताशा प्लीज़, आई एम सॉरी। जब तुम फ़ोन नहीं उठाती, पता नहीं क्यों अजीब सा डर लगने लग जाता है। बस इसलिए गुस्सा। अभी मुझे पता है तुम हॉस्टल पर होगी, इसलिए इसी वक्त कॉल करता हूँ। पर ऐसे समय में भी तुम्हारा कॉल ना उठाना, आगे से ध्यान रखूंगा, नाराज ना हो। कोई बात नहीं, आप नाराजगी दिखा सकते हैं। तुम चाहो तो मिल भी सकते हैं, तरुण ने कहा। तो फोन पर बात करती नताशा की होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आप हमेशा ऐसे समय पर पूछते हैं जब मुझे ना ही कहना होता है। अभी नहीं हो पाएगा। वजह? जब भी आपने मना किया, मैंने कभी भी आपसे वजह नहीं पूछी। पूरी रात सोच लो, मैं सुबह कॉल करता हूँ। तरुण ने एक बार फिर कहा। क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ, पर अगर मैं बिजी रहा तो अटेंड नहीं करूँगा। जैसे तरुण ने कहा, नताशा के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। आप सच में हाँ कह रहे हैं? विश्वास कर लो, अभी रखता हूँ। सोच कर बताना, अगर मिलने का मन हो तो मैं अरेंज करूँगा। हाँ, ये तेरी जिंदगी में सभी स्ट्रेंजर्स क्यों भरे पड़े हैं? नताशा के कॉल रखते ही तान्या उस पर बिफरते हुए बोली, जिस पर वह मुस्कुरा दी। यार, इसी मुस्कुराहट को देखकर सभी तुझे बेवकूफ़ बना देते हैं। मुझे यह बंदा भी कई बार पूरी तरह हटके लगता है। क्यों, क्या हुआ? तान्या के नाक पर गुस्सा था, मगर नताशा अब थोड़ी रिलैक्स थी। अजीब बात नहीं है, इंसान कितना भी काम करता हो, पर जिसके साथ रिलेशन में रहे उसके लिए समय निकाल ही लेता है। मगर यह, कभी कभी तो मुझे यह बंदा ही गलत लगता है। पर मुझे कभी गलत नहीं लगा। हाँ, मानती हूँ इसने सब कुछ छुपाया है, मगर एक सच्चाई नजर आती है इसकी आंखों में। और सब कुछ छुपाते हुए भी उसका प्यार हमेशा ही दिख जाता है। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, ये बात पूरी तरह तेरे ऊपर सूट करता है। अब तू रहे अपने तरुण के ख्यालों में, मैं जा रही हूँ घर। तान्या अपना पर्स पकड़ते हुए बोली। सुन, हाँ मेरी माँ, स्टेशन होते हुए जाऊंगी, तेरी दीदी को देखते हुए। नताशा के कहने से पहले ही तान्या उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और वहां से चली गई। वहीं नताशा अब चित्रा के साथ साथ तरुण में भी उलझ गई। दिव्यांश की कार तेज रफ्तार से अपने घर के सामने पहुंची। कार से निकलते हुए उसने चाबी वॉचमैन की तरफ उछाली और भागते हुए घर के अंदर गया। मम्मी, गुड्डा, आई मीन चित्रा, हाल में बैठी परिधि जी से अंदर आते दिव्यांश ने पूछा, तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगी, क्योंकि यह उसके स्वभाव के विपरीत था। ज्यादातर दिव्यांश को घर में किसी से मतलब नहीं रहता। फिर चित्रा, उनकी शादी की स्थिति परिधि समझती थी। ऐसे में दिव्यांश का उससे जुड़ाव होना वह भी इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। मॉम, कहाँ है वो? उसने एक बार फिर पूछा, तो परिधि के होठों पर मुस्कान आ गई। कमरे में। परिधि ने जैसे ही बताया, वह आगे कुछ सुने बिना वहां से अपने कमरे की ओर तेज कदमों से गया। कमरे पर पहुंचने पर उसे चित्रा वहां नहीं दिखाई दी। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई, पर वह कहीं नहीं थी, जिससे दिव्यांश के माथे पर बल पड़ गए। उसने तेजी से बाथरूम और चेंजिंग रूम भी चेक किया, पर चित्रा वहां भी नहीं थी। अब उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़े, जहां बालकनी के दरवाजे तक पहुंचते ही वह थमसा गया। नजरें बालकनी से सटकर खड़ी चांद का दीदार करती चित्रा पर थी। क्या मैं अब अपने चांद का दीदार करूं? चित्रा जो चांद को देख रही थी, दिव्यांश उसके करीब आ, उसके कमर पर अपने हाथों को लपेट, उसके कंधे पर ठुड्डी टिका, चांद की तरफ देखते हुए पूछा। चित्रा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, पर उसने कोई हलचल नहीं की और अभी भी अपनी नजरों को चांद पर ही रखा। आपने बताया नहीं? दिव्यांश अब भी उसी तरह खड़ा था। पेशेंस की काफी कमी है आप में। गुस्सा भी जल्दी आने लगा है। हम तो कहते हैं कल से मेडिटेशन शुरू कर लीजिए। यह कहकर उसने उसके हाथों को अपने कमर से हटा कमरे की तरफ जाने के लिए पलट गई। पेशेंस? 5 साल से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें लगता है मुझे अब और सब्र करना चाहिए? दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़ उसे रोक लिया। आप शायद भूल रहे हैं, डिवोर्स चाहते हैं आप हमसे। आई एम सॉरी। माफी नहीं, हमने पहले भी कहा है, आप पर आपका गुरूर ही जचता है, यह माफी नहीं।
प्लीज मेरी बात सुनो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। दिव्यांश ने उसे खींचकर अपनी तरफ पलटा और अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। चित्रा ने दिव्यांश की इस हरकत का कोई विरोध नहीं किया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या जचता है, पर तुम्हारे सामने हमेशा झुकूंगा। फिर इस बार तो मेरी गलती है। सामने सुकून था और उसे मैं अब भी तलाश कर रहा था। चित्रा को खुद से अलग करते हुए दिव्यांश ने उसके माथे को चूमकर कहा। चित्रा झुकी पलकों के साथ उसके सामने खड़ी थी। सचमुच चांद हो तुम। दिव्य ने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ उठाते हुए कहा। चित्रा के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आई। ओह, तो शेर सिंह शर्माने लगी हैं। वह खामोश ही रही। कुछ कहो बेद, मुझे सुनना है। जानना है तुम्हारे मन में क्या है। क्या हम आपके गले से लग जाएं? वह धीरे से अपनी पलकें उठा उसका चेहरा देखते हुए पूछी। तो दिव्यांश ने खींचकर उसे अपने गले से लगाया और मजबूती से अपनी बाजुओं को उस पर लपेट दिया। तुम्हारा ही हूँ, फिर ये सवाल क्यों? वह उसे सीने से लगाए हुए ही पूछा। क्योंकि आज दोपहर तक इन आंखों में हम नहीं थे। हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मेरा इश्क हो तुम। ये कैसा इश्क दिव्य जी, जो हमें पहचान भी नहीं पाया। इश्क तो वह होता है जो लाखों की भीड़ में भी अपने यार की धड़कनों की आवाज़ सुन ले। दिव्यांश का चेहरा नरम पड़ा। वह ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। चित्रा उससे अलग हो उसकी तरफ देखते हुए बोली। इश्क नहीं था वो, आप हमें सिर्फ जीवन साथी के रूप में देखना चाहते थे। और अगर ऐसा है तो हम आपको बता दें कि अब हम आपकी उस कसौटी पर खरा नहीं उतरते जिस पर आपने हमें रखकर अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। और वह कसौटी क्या है जिस पर मैंने तुम्हें तोला था? इसका जवाब तो आप बेहतर दे सकते हैं ना। बहुत आसानी से तुमने कह दिया कि मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वह एहसास इश्क नहीं है। फिर क्या है, ये तुम बताओ। जिस लड़की का मैंने चेहरा देखा नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनी है, उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा हूँ, और आज तुमने मेरे एहसासों पर एक पल में सवाल उठा दिया। दिव्य जी, आप नहीं बेद, तुम सुनो। हाँ, नहीं महसूस कर सका मैं तुम्हारा अपने आसपास होना। नहीं पहचान पाया तुम्हारी धड़कनों की आवाज़, क्योंकि कभी तुम्हें इतने करीब से महसूस नहीं किया। इस मुझे नहीं मालूम ये कैसा जज्बा है, पर सच कहूँ तुम्हें सिर्फ जीवन साथी के रूप में नहीं देखा था। कुछ एहसास है मेरे तुमसे जुड़े हुए। वह मजबूत लड़की जिसकी आवाज़ ही मेरी धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, उसकी एक झलक के लिए मैंने इंतज़ार किया है। पर शायद मेरे एहसास सच्चे नहीं थे, इसलिए तो इन एहसासों पर आज प्रश्न उठा। ऐसा नहीं है देवी जी, हम यह नहीं कहना चाहते, पर क्या पर वेद बताओ। हमें नहीं पता देवी जी आपने कौन से एहसासों को जिया है, पर आज आपको एक सच से परिचय करा देते हैं। 16 साल की उम्र में हमें प्यार हुआ था आपसे, जब आपने हमसे पूछा भी नहीं था। उसके पहले से ही डर लगने लगा था अपने ही एहसास से। हमारे सामने हमारा लक्ष्य था, ऐसे में प्यार की राह पर चलना। सुना था प्यार में अच्छे अच्छे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वहां से आप लोगों से दूर जाने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अब हम आपके सामने ज़्यादा समय तक खुद को संभाल नहीं पाते। अपना चेहरा नहीं दिखाया उसकी भी एक वजह यह भी थी कि हमें डर लगता था कहीं आप हमारी आंखें ना पढ़ लें। कच्ची उम्र में थे हम, आंखों की भावनाओं को छुपाना नहीं आता था हमें। उस रात जब हम छत पर थे, आपके आने से दिल की धड़कनों का शोर बेतासा बढ़ गया था, जिन्हें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। आप जानते हैं हम आपसे बार बार गले लगने की इजाज़त क्यों लेते हैं? क्योंकि उस रात छत पर हमारी यही ख्वाहिश थी कि एक बार आपके करीब जाकर आपके सीने से लग जाएं और कह दें हम कि हमें प्यार हो गया है आपसे। पर खुद को रोक लिया, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी थी। अगर करीब आते तो मुश्किल हो जाता हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपके जज्बातों को आपकी आंखों में पढ़ा है हमने, पर वह जज्बात तो आपकी आंखों में थे जो आपने महसूस किए, वह हमारे लिए नहीं थे। आपने जिस लड़की से प्यार किया था वह वेदांशी सिंह, अपने दादा की शेर सिंह, अपने परिवार की गुड्डा, कोई और थी। और आज जो सामने है वह चित्रावती है, एक डरी सहमी लड़की। आपसे झूठ नहीं कहेंगे, हाँ हमें डर लगने लगा है। 5 सालों की कैद ने हमारे अंदर से
हमारी हिम्मत को निचोड़ दिया है। यूं लगता है उनके दिए इंजेक्शन का असर हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे दिमाग पर भी हुआ है। हमें छोटी छोटी बातों से डर लगता है, आपकी गंभीर नज़रों से डर लगता है। हम वो नहीं है दिव्य जी जिससे आपने प्यार किया है। अब हम बदल चुके हैं। वेदांशी सिंह अब कहीं नहीं रही। अब अगर कोई है तो वह चित्रावती है, जिसे कमला अम्मा और मंगलू ने बनाया। चित्रावती उर्फ वेदांशी ने कहा। उसके गालों पर आंसू बह आए थे। तो मैं अपनी बेद को वापस लाऊंगा। बेद कहीं नहीं गई, वह गुम हो गई है। उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे अंदर छुपे अपनी बेद को मैं एक दिन वापस लाकर खड़ा करूंगा। दिव्य ने उसके आंसू पोंछ दिए और उसके माथे को एक बार फिर गहराई से चूम लिया। आप समझ नहीं रहे दिव्य जी। अब हम बिल्कुल उस तरह नहीं रहे जिस तरह पहले थे। फिर अब हम आपके बराबर भी नहीं रहे। हमारी पढ़ाई पीछे हो गई है। हम पीछे हो गए हैं। वेदांशी दिव्य से दूर हटते हुए बोली। क्या बराबर नहीं है? बराबर तो हम पहले भी नहीं थे। तुम 10th क्लास की स्टूडेंट, मैं एक आर्मी ऑफिसर। फिर भी तुमने इंतजार करने का हक दिया था और मैंने किया। आज मैं अपने इंतजार का अंत चाहता हूँ। तुमने कहा मैं तुम्हारी मुंह दिखाई अपने हक के साथ करूँगा। अनजाने ही सही, फेरे के बाद सबके सामने मैंने पूरे हक के साथ तुम्हारी मुंह दिखाई की थी। अब रही बात तुम्हारे पीछे छूटने की, तुम वह हो वेद जो सब कुछ कर सकती हो। खुद पर विश्वास रखो। यही तो नहीं होता ना। नहीं है हमें खुद पर विश्वास। अगर हम सब कुछ कर सकते तो हम भाग जाते वहां से, पर हम नहीं भाग पाए। वेद, तुम्हें नशे की दवाइयाँ दी जाती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर हर समय थका होता था। धीरे धीरे ये सब खत्म होगा और तुम सामान्य हो जाओगी। पर हमारे डर का क्या? 5 सालों से जो पीछे छूट गए उनका क्या? उस कैद से बाहर आए तब समझ आया दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है। और हम इन सब से अनजान। हमें तो हर चीज़ सीखनी होगी। खाने पीने का सलीका, उठने बैठने का ढंग, बात करने का लहजा। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है बेद। तुम सीख सकती हो। जो दूसरों को सिखा सकती है उसमें सीखने का हुनर बहुत ज़्यादा होता है। और फिर आज दोपहर की ही बात याद करो। तब तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, डरपोक नहीं हो तुम, सिर्फ कमज़ोर हो। उस वक्त जब तुम्हें डर नहीं लगा, फिर आगे भी नहीं लगेगा। पर आप नहीं जानते दिव्य जी, उस वक्त हमने अपनी सारी साहस को बटोर कर आपसे कहा था, तो हर वक्त अपनी सारी हिम्मत को समेट कर रखना। बस कुछ वक्त दो वेद, मुझे भी और अपने आप को भी। खुद पर विश्वास नहीं मत करो, मुझ पर तो है ना? दिव्य ने पूछा तो वेदांशी ने नामे अपनी गर्दन हिला दी, जिस पर दिव्य मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मुझ पर भी विश्वास नहीं है ना, तो ना सही। खुद पर भी विश्वास नहीं, वह भी चलेगा। बस मेरे साथ रहो। अब ठीक है? आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे? बस थोड़ा मुश्किल है। अब चलो, रात काफ़ी हो गई है। भूख नहीं लगती तुम्हें? दिव्य ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा। वह एक बार फिर नामे अपनी गर्दन हिलाई। आप हमें नीचे उतारिए, हम चल लेंगे। वह उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली। मैं ले जा रहा हूँ ना। दिव्य ने उसे आंखें दिखाई। क्या वहां बेलोग खाना? दिव्य के चेहरे पर दर्द उभर आया। वह पर वेदांशी सामान्य थी। जिस दिन मन करता उस दिन खाना देते। खाना तो हम ही बनाते थे, पर वे सामान खुद देते। इतना जितना उन दोनों के लिए पूरा हो जाए। उसकी वजह से हमारे लिए खाना बचता ही नहीं था। धीरे धीरे आदत हो गई, इसलिए अब फर्क नहीं पड़ता। आदत हो गई थी तो उस आदत को बदलो। अब तुम उसके कैद से आजाद हो चुकी हो। दिव्य ने कमरे पर आ उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा। हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। वह खड़े होते हुए बोली। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। और तुम लेकर नहीं आओगी? तुम बैठो, सर्वेंट ले आएगा। दिव्य ने अपना फोन लेकर नंबर डायल करते हुए कहा। पर हमारे लिए क्यों? आंटी ने कहा है हम नीचे सबके साथ खाएं तो हम। मैडम, नीचे सबका डिनर हो गया होगा। आज आप लेट हैं। और आपको बता दूं कि जब मैं घर पर रहूं आप डिनर और ब्रेकफास्ट मेरे साथ करेंगी। क्यों? और आप क्यों सबके साथ नहीं खाते? बस यूं ही। फिर भी कोई तो वजह होगी। पापा मम्मी ने मुझे अडॉप्ट। एक मिनट, तुमने गाड़ी पर मेरा असली नाम लिया था। तुम्हें कैसे पता मैं दिव्यांश ठाकुर हूँ? क्योंकि ये बात तो पापा के अलावा कोई भी नहीं जानता था। दिव्य कहते कहते रुका और वेदांशी की तरफ गंभीर नजरों से देखने लगा। मित्तल अंकल के अलावा
कोई और भी थे जो यह जानते थे? कौन? दिव्यांश प्रश्न भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। बाबा साहब। कर्नल सर? दिव्य अब और ज्यादा उलझ गया। पर कैसे? मैंने कभी पापा और सर को आमने सामने नहीं देखा। बाबा साहब और अंकल एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। पर ऐसा बहुत कुछ है दिव्य जी जो आप नहीं जानते, पर हमें ज्ञात है। मतलब? वेद, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता और तुम जानती हो? लंबी कहानी है दिव्य जी। कभी आवश्यकता हुई तो जरूर बताएंगे, पर हमें नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। क्यों? क्यों नहीं लगता तुम्हें कि यह जरूरी है? यह छटपटाहट क्यों दिव्य जी? आप जैसे स्थिर व्यक्तित्व वाले इंसान को इस तरह की बेचैनी शोभा नहीं देती। और फिर आप इतने दिनों तक भी तो हर सत्य से अनभिज्ञ थे। फिर आज क्यों आपको सब कुछ जानना है? आज तक कोई बताने वाला ही नहीं मिला। तुमने अभी कुछ देखा नहीं, इसलिए तुम आज ये प्रश्न कर रही हो। अगर कुछ दिन इस घर में रहें तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। यहाँ इस घर में मुझे बराबर का दर्जा नहीं मिलता। जिस मंदिर में तुमने सुबह पूजा की है, उस मंदिर की चौखट पर मुझे चढ़ने की इजाजत नहीं है। जिस रसोई में तुमने आज खाना बनाया, उस रसोई में जाकर मैं पानी का गिलास भी नहीं ले सकता। दिव्य की बातें सुन वेदांशी के माथे पर बल पड़ गए और वह गंभीर नजरों से उसे देखने लगी। सबके साथ खाना खाने का दिल भी करे तो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे बैठते ही दादी वहां से उठ जाती हैं। पापा किसी को नहीं बताते मेरी जाति, मेरे कुल परिवार के बारे में, और सबको यही लगता है कि न जाने किसका खून मेरी रगों में होगा। मुझे भी तो बस यही पता है जो पापा ने बताया, मेरा नाम, मेरा असली नाम। उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार कौन थे, कैसे थे, मैं कुछ नहीं जानता। एक बार दादी के व्यवहार से आहत होकर मैं छोटी उम्र में ही मरने चला था। तब पापा मुझे मेरा असली नाम बताए और बताया था मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। पर कोई तो होगा ना वेद। मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? परिवार तो सबका होता है। क्या मेरा कोई परिवार नहीं होगा? दिव्यांश के प्रश्न पर वेदांशी मुस्कुराकर उसे देखी। तुम जानती हो ना वेद, प्लीज बताओ ना मुझे। वह उसके पास आकर उसकी हथेली पकड़कर बोला। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। वेदांशी मुस्कुराती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, लगता है खाना आ गया। पहले आप खाना खा लीजिए। नहीं, अब मुझे भूख नहीं है। सर्वेंट से कह दो वह खाना वापस ले जाए। वेदांशी दरवाजे तक पहुंची ही थी, दिव्यांश ने कहा, पर हमें भूख लगी है और हम फिर अब यहीं हैं आपके पास। पहले खा लीजिए, फिर हम बताते हैं। वह बाहर खड़े सर्वेंट से खाना लेते हुए बोली और उसे जाने का इशारा की। बेत, मुझे सचमुच प्लेट कल की तरह बिखरा हुआ नहीं लगाएंगे। जैसा आपने सिखाया है वैसे लगा रहे हैं। देखिए। बस सर्वेंट से लेकर आए खाने की ट्राली से खाना प्लेट पर लगाते हुए पूछी। दिव्यांश चुप होकर उसे देखने लगा। आइए यहाँ बैठिए। वह प्लेट सामने टेबल पर रखी और उसकी हथेली पकड़ सोफे पर उसे बैठाते हुए कहा, बताया ना, बहुत जल्दी विचलित होने लगे हैं आप। छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। वेदांशी ने रोटी का छोटा सा निवाला बना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। दिव्यांश खामोशी से उसे देखता रहा। आइए। इस बार वेदांशी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और निवाला उसके मुंह के एकदम करीब ले गई, जिस पर दिव्यांश ने चुपचाप वह निवाला खा लिया। आप अपने घर पर ही हैं दिव्यांश जी, अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच। जो आपके अपने हैं यही सब है। झूठ कह रही हो ना तुम? आपको लगा हम झूठ कह रहे हैं? तो जब मैं उनका अपना हूँ फिर? हर प्रश्न का एक उत्तर होता है। आपके इस प्रश्न का भी हमारे पास उत्तर है। और अगर हमारा उत्तर आपको मिल गया, फिर प्रश्न अंकल और आंटी के प्यार पर उठेगा। क्या उन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया? आप बताइए। क्या आपके हिस्से में किसी का भी प्यार कम आया? हमें नहीं ज्ञात यहाँ किसका बर्ताव कैसा है, पर हमें इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि अगर दादी की बात ना की जाए तो बाकी सबको आपकी फिक्र है। सच बताओ, मैं कौन हूँ? वह परेशान सी नजरों से उसे देख रहा था। फिलहाल तो दिव्यांश मित्तल, और यही आपकी असली पहचान है। मैं तो यह नहीं रखता दिव्य जी कि आपको जन्म किसने दिया है। आपके जन्मदाता कौन है? इंसान की पहचान उसकी परवरिश से होती है, और अंकल आंटी ने यहाँ कोई कमी नहीं की। आप आज एक अच्छे इंसान हैं, और यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आपको एक उचित संस्कार दिए हैं। आपकी पहचान एक अच्छे परिवार के सदस्य के रूप में होती है। दिव्य जी, ये सोचकर मुस्कुराइए कि आपके पास एक अच्छा परिवार है।
प्यार करने वाले माता पिता हैं ना कि इस बात को सोचकर उदास रहिए कि आपके जन्मदाता इस दुनिया में नहीं है। आपको उनका चेहरा याद नहीं या आपने उन्हें नहीं देखा। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है। आप उन खुशनसीब लोगों में हैं जिसके जीवन में कमी होते हुए भी वह कमी कभी दिखाई नहीं दी। फिर भी कभी आपका दिल उदास हो तो हमारे बारे में सोचिएगा। अभी कुछ घंटे पहले तक हमारे भी जीवन में कोई नहीं था, पर इस वक्त हमारे जीवन में आप हो और एक आपका होना भी बहुत है। जब उस कैद में हम थे तो हमारी आधी हिम्मत तो इसलिए ख़त्म हो जाती थी क्योंकि हमें पता था बाहर कोई नहीं है जिसके पास हम भाग कर जा सकें। हम तो आपके बारे में भी कुछ नहीं जानते थे कि आप कहाँ हो, और हमें तो यही नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। फिर कैसे वहाँ से निकले। अब तुम भी खा लो। वेदांशी, जो दिव्यांश को समझाते हुए लगातार खाना खिला रही थी, अब की बार दिव्यांश ने उसकी हथेली पकड़ उसे रोका और उसके हाथ से प्लेट लेकर निवाला बना उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मुस्कुराते हुए वेदांशी ने खा लिया। अब आप सो जाइए, हम इसे नीचे रख कर आते हैं। वह खाना खत्म कर वहां से उठते हुए बोली। इसे सर्वेंट ले जाएगा। तुम दवाई ले लो अपनी, और अपनी आवाज़ के बारे में डॉक्टर को बताया था? जी, बताया था। उन्होंने कुछ दवाई दी है उसके लिए भी, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमारी आवाज़ इतनी दब गई है। हमें बोलने में भी तकलीफ होती है, फिर भी इतनी बातें कर गई। पूरे 20 मिनट का भाषण दिया है तुमने मुझे। आदत डाल लीजिए, हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। वह बोली तो दिव्य मुस्कुराया। जानता हूँ, कर्नल सर ने बताया था। वह तो आश्चर्य करते थे जब हम वहाँ थे तो तुम किस तरह एक अच्छे बच्चों की तरह रहने लगी हो। माँ बहुत कम उम्र में ही गुजर गई थी। बाबा साहब अपनी ड्यूटी पर रहते। हमारा बचपन दादा साहब और दादी साहब के साथ बीता है। उनका लाड प्यार इतना रहता था कि हम नटखट होते चले गए, मगर उन्हीं शरारतों के बीच दादा साहब ने हमें पूरी तरह ट्रेन कर दिया था। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि हम दादा साहब और दादी साहब के मिले जुले रूप बन चुके हैं। वह मुस्कुराकर बोली, फिर अपनी दवाई निकालने लगी। दिव्यांश पानी लेकर उसके पास खड़ा हो गया। आप सो जाइए, हम आ रहे हैं। हम साथ लेकर जाएंगे आपको बेड पर। वह उसी के अंदाज में अपनी एक आंख दबाकर बोला, जिस पर वेदांशी अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखने लगी। इस तरह घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। पूरे 7 फेरे लेकर 7 वचन दिए हैं और मुझे पूरा हक है, तो जबरदस्ती करेंगे आप हमसे? जैसे ही वेदांशी ने यह कहा, दिव्यांश गुस्से में उसे घूर कर देखा। थोड़ा समय दीजिए हमें, पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। वह यह बोलकर मुस्कुराते हुए बेड की तरफ बढ़ गई। वहीं यह सुनकर दिव्यांश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। सच में बहुत तेज थी यह लड़की शुरू से ही। आज उसे उसकी बेत शरीर और आवाज से ना सही, पर अंदाज से पूरी तरह वापस मिल गई थी। हाय। कॉफी हाउस पर अकेले एक साइड लगे टेबल के पास बैठे तरुण को नताशा की आवाज आई, तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जहां वह पूरी तरह अपने चेहरे को स्कार्फ से बांधे हुए उसके सामने खड़ी थी। तुम फिर किसी से छुप कर आई? तरुण अपनी भुएं उचकाकर पूछा। नो, वो बस नताशा, मैंने पहले भी कई दफ़ा पूछा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं तरुण, ऐसा कुछ नहीं है। वह इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई, फिर अपना स्कार्फ निकालकर उसके सामने बैठते हुए बोली, यू नो, कभी कभी मुझे तुम मिस्ट्री सी लगती हो, जिसे मैं कितना भी समझने की कोशिश करूं, समझ ही नहीं पाता। यह तो मैं आपके बारे में भी कह सकती हूँ। हाँ, कह सकती हो, पर मैं उतना भी अनसुलझा नहीं हूँ जिसे तुम समझ ना सको। रियली? तरुण नाम के अलावा क्या जानती हूँ मैं आपके बारे में? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उससे मेरी जिंदगी चल जाएगी। ओके, क्या जानना चाहती हो पूछो, जैसे आप बता देंगे। वह तंजिया अंदाज में बोली। पूछ कर तो देखो, सारी बातें ना सही कुछ तो बता सकता हूँ, और 2 साल से रिश्ते में है, इतना तो विश्वास करती होगी कि जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। रहने दीजिए, जिस दिन मुझ पर विश्वास होगा आपको, आप खुद ही सब कुछ बता देंगे। मेरा फील्ड ऐसा है नताशा, जहाँ विश्वास कभी होता ही नहीं है। क्यों, सीक्रेट एजेंट हैं आप? वह मुस्कुराकर मजाकिया अंदाज में बोली। हाँ, सोच सकती हो। तरुण ने जैसे ये कहा, नताशा ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। कॉफी?
तरुण ने वेटर को अपने पास आते देख नताशा से पूछा, तो वह हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। 2 कैपुचिनो, वेटर को ऑर्डर देते हुए तरुण ने कहा, तो वह सर हिलाकर वहां से चला गया। पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और अब गांव में रहकर अपनी खेती का काम देखते हैं। उन्हें बहुत लगाव है अपनी जमीन, अपने देश से। लगाव तो मुझे भी है क्योंकि मेरा बचपन वहाँ ही बीता है, पर मेरा काम ऐसा है कि मैं वहाँ ज़्यादा जा नहीं पाता। मम्मी हाउसवाइफ हैं, गांव के माहौल में ही रही सिंपल सी लेडीज। एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। एक बड़ा सा घर है लगभग हवेली की तरह, पर वहाँ रहने वाले सब नरम दिल हैं, किसी को भी अपना बना लें। और मैं तरुण रघुवंशी, वैसे तो जो काम मिलता है वह कर लेता हूँ, लेकिन सरकारी ऑर्डर से, मतलब ऑफिशियली सरकारी सेवक हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हें अपने बारे में नहीं बता पाऊंगा। बाकी यह रहा मेरे घर का एड्रेस। तरुण ने एक कार्ड नताशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कॉलेज की तरफ से अपने प्रोजेक्ट के लिए हमेशा एक नई जगह विजिट करनी होती है। इसी बहाने तुम वहां जाकर कुछ वक्त मेरे परिवार के बीच बिता सकती हो। वे अनजाने रहेंगे तो तुम्हें सब कुछ समझने में आसानी हो गई। नताशा बिना पलके झपकाए तरुण को देख रही थी। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। तुम्हें जब भी जाना हो मुझे बता देना, मैं पापा से कह दूंगा, वे तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को गांव घुमा देंगे। नताशा के आंसू उसके गाल पर बह आए। उसे पहुंचते हुए तरुण ने मुस्कुराकर कहा, तरुण मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। नताशा अपना पर्स और स्कार्फ पकड़ते हुए झटके से उठी और वहां से तेजी से बाहर निकल गई। तरुण खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। इन फॉर्म पर सारी डिटेल्स भरकर सिग्नेचर कर देना। वेदांशी किताबें खोलकर उसे पढ़ने में मगन थी, जो दिव्यांश ने आज सुबह ही उसे दिया था। तभी दिव्यांश ने उसकी तरफ कुछ फॉर्म बढ़ाते हुए कहा, जिस पर वेदांशी ने घूरते हुए उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? दिव्यांश उसके पास बैठते हुए पूछा। आपने तो कल कहा था कि डिवोर्स। ओ मैडम, सच कहती हो तुम। तुम्हारा दिमाग भी अब काम नहीं करता। यह डिवोर्स पेपर नहीं है, एक बार देखो तो सही। किस चीज के पेपर हैं? दिव्यांश ने उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली टैप करते हुए कहा और पेपर वेदांशी के हाथ में पकड़ा दिया। गैप सर्टिफिकेट के साथ 12th एग्जाम के फॉर्म थे। तुम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वेट करके देना चाहोगी या तुरंत? एक्चुअली तुम्हारी पढ़ाई इतने वक्त से हम कर लेंगे देवी जी। आप फार्म भर दीजिए और हमें बुक दिला दीजिए, हम पूरी तैयारी कर लेंगे। वैसे भी हम 9th स्टैंडर्ड से अपनी तैयारी शुरू कर दिए थे, तो बहुत कुछ तो हम प्रिपेयर कर ही चुके हैं। बताया था सर ने, और यह भी बताया था कि तुम अपने शहर की टॉपर थी। जितना उनकी बातों से समझा है, मुझे यकीन है तुम अपनी पढ़ाई जल्दी ही कवर कर लोगी। मैं बुक का अरेंजमेंट करता हूँ। कुछ बुक स्टोर रूम पर भी रखी हैं। मैंने एक बार देखा था, वह मेडिकल की ही बुक है। तुम जाकर एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हारे यूज़ की हो तो ले लेना। ओह हाँ, मेडिकल की कुछ बुक यहाँ होंगी ही। आखिर आपकी मम्मा डॉक्टर थी ना? वेदांशी के मुंह से अचानक निकला, पर उसने अपनी जीभ काट ली। सॉरी वेद, क्या कहा तुमने? मेरी मम्मा? मम्मी डॉक्टर थी और उनकी बुक यहाँ? सॉरी वेद, मैं सच में सब कुछ जानना चाहता हूँ, वरना इस सब में और उलझता जाऊंगा। हम आगे से ख्याल रखेंगे कि कुछ भी ऐसा ना कहें। वेदांशी ने धीरे से उसकी हथेली थाम गिल्ट फील करते हुए कहा। वेद प्लीज बताओ ना, मेरे मम्मी पापा का इस घर से क्या कनेक्शन था? कल रात बताया था ना, आप अपनों के बीच हैं, अपनों के साथ। इससे ज्यादा कोई सच नहीं। धीरे से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा और मुस्कुरा दी। जब तक मैं नहीं जानता था, बस थोड़ा परेशान होता था कि आखिर मेरे मम्मी पापा कैसे थे, कौन थे, क्या थे। पर अब ये जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है और तुम बताने को तैयार नहीं। पर दिव्य जी, आपके लिए यही सही है और इस घर के लिए भी। जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, फिर क्यों सच्चाई को जानना? पर मुझे अपने माता पिता के बारे में जानने का हक है वेद। तो आप उन्हें जानते हैं दिव्य जी? आप अपने माता पिता को जानते हैं। परिधि आंटी और अशोक अंकल ही आपके माता पिता हैं, और यही सच्चाई है। बहुत जिद्दी हो तुम। नहीं बताना तो नहीं बताना, यह कहकर वह गुस्से से उस जगह से उठ बाहर जाने के लिए बढ़ गया। वक्त आने पर हम बताएंगे, पर अभी नहीं। वह तेजी से उसके सामने जाकर रूम का दरवाजा बंद करते हुए बोली और उसके गाल को चूम ली। किस करना भी नहीं आता तुम्हें? ऐसे नहीं किया जाता। दिव्य ने यह कहते हुए वेदांशी को दरवाजे से लगाया और उसे कोई मौका दिए बगैर
उसके लबों को कैद कर लिया। यार नताशा, अब बस भी कर, इस तरह रोकर खुद को क्यों परेशान कर रही है? तान्या कॉलेज कैंपस के गार्डन पर एक कोने में बैठी हुई नताशा को अपने गले लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली। तान्या, उन्होंने कितना विश्वास करके मुझे सब कुछ बता दिया, पर मैं, अगर कभी वे मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी उन्हें नहीं बता पाऊंगी। आज उन्होंने जब बताया, उनकी आंखों में उनके परिवार के लिए कितना सम्मान था, और मैं बचपन से माँ के होते हुए भी माँ का प्यार नहीं जानती। उस औरत को मैं समझ ही नहीं पाई कि सचमुच में मेरी माँ भी है या नहीं। अगर नहीं तो वो कौन है और मैं कौन हूँ? नताशा, नताशा डियर, ये सब मत सोचो। जब आज तक ये सब नहीं सोचा तो आज क्यों? वैसे भी अगले महीने तुम 21 की हो जाओगी, फिर अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद। तुम्हें पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करना होगा, और शायद तुम्हारी मम्मी भी तुम पर नजर रखवाना बंद कर दें। फिर तुम, मुझे यही तो समझ नहीं आता तान्या, कि पुलिस क्यों मेरे बारे में जानकारी रखती है। आखिर हूँ कौन मैं? अम्मा, अम्मा क्यों इतने आदमियों को मेरे आसपास रखती है? और ये आदमी है कौन? मैं सच कहूँ नताशा, मुझे तुम्हारी अम्मा में सच में गड़बड़ी लगती है। इस महीने तुम्हें आखिरी बार पुलिस स्टेशन जाना है। तुम कोशिश करना इस बार वहाँ पुलिस अंकल से बात कर सको, कि आखिर वह तुम्हें हर 6 महीने में इस तरह क्यों देखना चाहते हैं। यार, मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, पर अम्मा मुझे अकेले छोड़ती ही नहीं। माँ बस मुझे साइन करने देती हैं, फिर मामा के साथ वापस भेज देती हैं। अच्छा, और वह तुम्हारी दी, क्या वह भी हर 6 महीने में पुलिस स्टेशन जाती हैं? नहीं पता यार, मैंने उन्हें पहली बार उस समय वहां देखा था, और अम्मा ने मुझे उनसे यही कहकर मिलवाया था कि वह मेरी बहन है, और वह भी मेरी तरह बाहर रहती है। पर उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं। उसी वक्त से ही तो मुझे भी शक होने लगा है उस औरत पर, कि वह मेरी अम्मा है ही नहीं। और तूने कहा कि तेरी अम्मा ने शायद तेरी दीदी का सौदा किया है। यह तुझे किसने बताया? एक दिन मैं अम्मा से फोन पर बात कर रही थी, जब मामा आए। अम्मा अपना फोन कट करना भूल गई थी, और मैंने उन दोनों की बातें सुन ली। मुझे वहीं से पता चला था, और यह भी पता चला कि वह मेरी बहन नहीं, पर वह है कौन, यह मुझे नहीं मालूम। नताशा, यह तो बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि अगर वह उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, तो तेरे साथ भी। मैं क्या करूं तान्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तरुण को अगर सब कुछ बताती हूँ, तो कहीं वह मुझे छोड़ ना दे, या इन सब में वह खुद ना फंस जाए। उसकी फैमिली, अपने माँ पापा का एक ही बेटा है वह। नहीं तान्या, मैं उसे इन सब में फंसने नहीं दूंगी। नताशा बेचैनी से बोली। रिलैक्स यार नताशा, तू इतना पैनिक मत हो। हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है तान्या। जब तक तरुण ने मुझे कुछ नहीं बताया था, तब तक उसका सामना करने की हिम्मत थी। पर आज जब उसके बारे में सब कुछ जान गई, तो एक डर लगने लगा है, कहीं वह भी मेरे बारे में पूछ ना ले। सुन, तू कहे तो भाई को कहूँ, एक बार हमें तेरी अम्मा के बारे में सब कुछ सच पता चल जाए। अगर वह सही है, तो उन्हें तरुण से मिलवा देना। परेशानी क्या है? नहीं तान्या, पता नहीं क्यों, मगर अम्मा से मुझे बहुत डर लगता है। अगर उन्होंने तरुण को कुछ, नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, वादा कर मुझसे। वह एक बार फिर रोते हुए बोली। हाँ ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, पर तू चुप हो जा। तान्या भी अब उसके लिए परेशान हो गई। विनय, कुछ पता चला उन आदमियों के बारे में? तरुण उन सबके लिए बने ऑफिस में आते हुए सामने मौजूद विनय से पूछा। उन आदमियों को हर महीने पेमेंट आता है, पर यह पेमेंट कौन करते हैं, उन्हें भी नहीं पता। उन्हें आज से 8 साल पहले हायर किया गया था। उससे पहले सिर्फ एक आदमी नताशा पर नज़र रखता था, या यूं कहें उसके आसपास रहता था, क्योंकि तब वह छोटी थी। 12 साल की उम्र से उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और 4 लोग हमेशा उसके आसपास रहते हैं। जो पहले नताशा के साथ रहता था, उसने ही इन चारों को हायर किया है, पर 8 साल से इन्होंने उसे भी नहीं देखा। इनकी उससे सिर्फ फोन पर बात होती है। और कुछ पता चला? इन्हें पेमेंट कैसे मिलता है? तरुण ने गंभीर अंदाज में वहां रखे कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। तुम्हें सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, पर हर महीने इनका पेमेंट उनके घर पहुंच जाता है। कब और कौन छोड़कर जाता है, यह उन्हें भी नहीं पता चलता। एक और बात पता चली है, जो बहुत जरूरी है। विनय ने कहा तो वहां मौजूद तरुण और रीटा की बहुएं सिकुड़ गई। भाई, अभी अभी वहां पहुंचते दिव्यांश ने भी गंभीर नजर से उसे देखा।
नताशा को हर 6 महीने में पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होती है। पुलिस स्टेशन पर क्यों? तरुण को एक नज़र देखकर दिव्यांश ने विनय की तरफ देखते हुए पूछा। वह तो अभी नहीं पता चला है, पर मैं शाम तक बताता हूँ। हाँ, दिव्यांश ने सर हिलाते हुए तरुण के कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, ज्यादा मत सोच। मुझे नहीं लगता लड़की गलत है। कोई तो बात है जो हमें पता करना होगा। तरुण को गहरी सोच में डूबा देख दिव्यांश ने धीरे से कहा, जिस पर तरुण ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई। निशा, पंडित जी ने पूजा के सामान का लिस्ट तो भेज दिया है। मैं कल ही सर्वेंट को कहकर सारा सामान मंगवा लेती हूँ। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। और हम कल जाकर मंदिर के चढ़ावे का सामान और दान देने का सामान ले आएंगे। परिधि की बात पर निशा ने हामी भरते हुए कहा। घर में कोई पूजा है आंटी? परिधि और निशा परिधि के कमरे में बैठी लिस्ट तैयार कर रही थी। उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंची वेदांशी उनकी बातें सुन धीरे से उनसे पूछी। दरअसल बेटा, एक हफ्ते बाद घर में एक महापूजा है, 3 दिनों की। ये इस घर में हर साल होती है। परिधि उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाते हुए बताई। पूजा? किस प्रयोजन हेतु? बस यूं ही, घर की शांति के लिए। अदिति और निशा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए परिधि ने बताया, जिस पर गंभीर नजरों से वेदांशी ने उन्हें देखा। तुम यह सब छोड़ो। अशोक ने बताया तुम्हारे बारे में, सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपनों के बीच हो। परिधि की बात पर मुस्कुराकर उन्हें देखी। तुम हमें ढूंढ रही थी? कुछ काम था? इस बार निशा ने उससे पूछा। आप दोनों को एक बात बताएं। वह दोनों की हथेली को अपनी हथेली के बीच पकड़कर दोनों को देखते हुए पूछी। वह इस वक्त दोनों के बीच बैठी थी। उसके पूछने पर निशा और परिधि असमंजस से उसे देखने लगे। जिस स्थिति पर इस घर पर पूजा हो रही है, उस स्थिति पर हमारे घर पर भी पूजा आयोजित होती थी, किसी की आत्मा की शांति के लिए। जैसे ही वेदांशी ने यह कहा, निशा और परिधि के हाथ कांपे, जिसे मजबूती से वेदांशी ने थाम लिया। दादी को ज्ञात नहीं है ना ये पूजा किस प्रयोजन से होती है? वह दोनों के चेहरे को देखती हुई पूछी। दोनों की ही आंखें भर आई थी। दिव्य जी को भी ज्ञात नहीं है? वेदांशी ने एक बार फिर सवाल किया। उस पर परिधि ने नामे अपनी गर्दन हिला दी। वह कभी इस पूजा में शामिल नहीं होते, क्योंकि माँ जी को पसंद नहीं कि वह हमारे घर के किसी भी पूजा में शामिल हो। परिधि जी ने मायूसी से बताया। पर यह गलत है ना आंटी? यह उनका हक है, एक बेटे का। आपको लगता है उनके रहते हुए भी अगर वे पूजा में शामिल नहीं होते तो उनके माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी? पर माँ जी, दादी जी को बताइए आंटी की सच्चाई क्या है। दिव्य जी कौन है? हर वर्ष जो यह पूजा होती है, उसकी असली वजह क्या है? ये मुश्किल है वेदांशी बेटा। फिर माँ जी कभी ये पूजा नहीं करने देंगी। और दिव्य, मैं अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अगर सच्चाई जानने के बाद माँ जी ने उसे इस घर में रहने से मना कर दिया तो? यह डर कब तक आंटी? आपके इस डर ने उन्हें अब तक इस घर में समान हक नहीं दिया। आप और अंकल अपने इस डर को अब समाप्त कीजिए और दिव्य जी को उनका हक दिलाइए। दादी के प्यार का हक तो वह भी उतना ही रखते हैं ना, जितना रितिका दीदी और वेदांश भैया। और इस सच के बाद अगर दिव्य हमसे भी दूर हो गया तो? अपने प्यार पर भरोसा रखिए आंटी। उनके लिए मम्मी पापा सिर्फ आप और अंकल है। आप दोनों से अलग होने के बारे में वह किंचित भी विचार नहीं करते। यह मुझसे नहीं होगा वेदांशी। परिधि ने अपनी हथेली खींचकर छुड़ाया, जो अब तक वेदांशी ने पकड़ रखा था। पर हम ज्यादा वक्त सच नहीं छुपा पाएंगे आंटी। हमारी आदत नहीं है किसी बात को छुपा कर रखने की। इससे रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। हम मौका देकर दिव्य जी को सच बता देंगे। और हम आपको यह भी वचन देते हैं कि इस बार की शांति पूजा में वो अवश्य बैठेंगे। यह कहकर मैं उन दोनों के बीच से उठकर एक नज़र दोनों को देख वहां से चली गई। वहीं निशा और परिधि अबुलझी और परेशान सी एक दूसरे को देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।